हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड्स के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और यदि आप है हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। ओके और यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आपको जाकर के चेक करना है और आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल करके सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपने घर बैठे बैठे बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। राइट, तो यदि बात करूं चैनल की, तो आपको पता है भाई, चैनल से ही हम आपको डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन लेना है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बस आप घर बैठे बैठे मस्त आराम से कोर्सेज देखो, पूरा सिलेबस देखो, पूरी क्लासेस अटेंड करो, मस्त, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई आपको चार्जेस नहीं देने, कोई फीस नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो बस करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, गाइस जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर कर दे फटाफट से। जिन्होंने भी अभी तक क्लास अटेंड कर ज्वाइन कर ली है, जल्दी से एक बार लाइक शेयर का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट, तो फिर शुरू करें आज की क्लास को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने री इशू ऑफ शेयर, जो अपना टॉपिक है, ये चल ही रहा है ना। तो इसमें अपन ने बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले ही कंप्लीट, बहुत सारे हम लोगों ने, लगभग आई थिंक 18 to 19 क्वेश्चंस हमने करे हैं री इशू के। ठीक है, लगभग 17-18 क्वेश्चन तो करे ही हैं, जहां पर हमने क्या देखा है कि कैसे हम फोरफीचर करते हैं, पहले शेयर्स को कैसे जब्त करते हैं, कैसे शेयर का फोरफिट करते हैं, एंड देन उन फोरफिटेड शेयर को हम री इशू करते हैं, या तो पार या फिर प्रीमियम। राइट, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप अब आप लोगों को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम लोग एक नया टॉपिक आज समझने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके भी क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास से करवाऊंगी, तो इसके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पर नेक्स्ट क्लास से। पहले फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी और तभी क्वेश्चंस भी बनेंगे। राइट, तो आइए फिर चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं भैया। ठीक है, क्लास 12 अकाउंट्स का, जहां पर हमारा चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पिछली जो क्लासेस थी री इशू ऑफ शेयर पे थी, कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज हमने कवर कर लिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो बहुत बड़ी आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी चीज आपने खो दी है। अभी भी लेकिन खोई नहीं है भाई, चैनल पे पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाकर के देख सकते हो। प्रीवियस जितनी भी क्लासेस है, जितने भी सेशंस है, आपको वहां मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज एक आप लोग के लिए नया टॉपिक लाई हूं, वो क्या है, 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी। तो ये प्रोराटा कैटेगरी हालांकि हम पहले भी एक बार समझ चुके हैं, प्रोराटा कैटेगरी क्या होती है, प्रोराटा अलॉटमेंट हम कैसे लगाते हैं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। लेकिन अब कंडीशन ये हो रही है कि जब आप शेयर्स को फोरफिट करते हो, तो उस टाइम पे यदि प्रोराटा लगा है उन शेयर्स पे जो ऑलरेडी आप, मतलब जो जिन शेयर्स को आप फोरफिट कर रहे हो, और यदि वो प्रोराटा कैटेगरी के हैं, तो फिर अब आप कैसे चीजों को कैलकुलेट करोगे, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ उसकी टेक्निक या ट्रिक्स हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो एग्जाम्पल्स के साथ हम चीजों को समझेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर शुरू करें आज के सेशन को। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो लेट्स बिगिन द सेशन। यही है भैया आज का टॉपिक हमारा, 4 फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रोराटा कैटेगरी। राइट, तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जब भी शेयर को फोरफिट करते हैं, जब्त करते हैं, तो हम उनको रीइशू करते हैं। राइट, लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जो शेयर हमने फोरफिट करे हैं ना, वो कौन सी कैटेगरी के थे, प्रोराटा, मतलब उन्होंने प्रोराटा लगा था। प्रोराटा कब लगता है, जब हम किसी भी शेयर होल्डर को उतने शेयर नहीं अलॉट करते जितने उसने अप्लाई करे होंगे। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक शेयर होल्डर है, उसने मान लो पूरे 50 शेयर के लिए अप्लाई करा था।
और मैंने क्योंकि प्रोराटा लगा दिया क्योंकि मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कंपनी क्या करती है, जिसको जितने शेयर जिसने अप्लाई करे हैं उससे कम ही अलॉट करती है ना। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया कि एक शेयर होल्डर ने यदि 50 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो कंपनी उसे 50 नहीं बल्कि कहीं ना कहीं 20 या 25 शेयर ही देगी या 30 शेयर देगी। ये अलग से डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना देना चाह रही है। अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे अभी, तो क्वेश्चंस में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा कि कंपनी कितना दे रही है, अलग अलग कैटेगरीज में देती है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, जितने शेयर्स पे प्रोराटा लगा रही है, यदि उसने सपोज 50 शेयर अप्लाई करे हैं तो कंपनी उसको 30 या 40 शेयर ही देगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। तो अब जो शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, यदि वो प्रोराटा कैटेगरी का था, तो अब हम कैसे चीजों को कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ यहाँ पे आपको टेक्निक्स वगैरह देख के रखिए, मतलब कुछ फॉर्मूले दिए हैं बेसिकली जिनसे आप उसको आराम से पता लगा सकते हो। तो देखो अपन थोड़ा सा रीड कर लें क्या लिखा है यहाँ पे। चलिए, तो ये कह रहा है व्हेन शेयर्स दैट वर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस आर फोरफिटेड। तो जब भी आप उन शेयर्स को when shares are issued on pro rata basis, तो जब आप शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पे इशू करते हो और वही प्रो राटा वाले फोरफिट हो जाए, यदि वही डिफॉल्टर निकल जाए, वही शेयर होल्डर, और उनके शेयर को यदि फोरफिट करना पड़ जाए, सो अमाउंट इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट इज टू बी डिटरमाइंड। तो अब आपको ये पता लगाना पड़ता है कि कितना अमाउंट है जो अभी तक आपको उस पर्टिकुलर शेयर से नहीं मिला है। ठीक है, एरियर मतलब समझते हो, जो पैसा नहीं मिला। तो जब आपने उसको अलॉट कर दिए शेयर, उसके बाद आपको उससे कितना पैसा नहीं मिला वो आपको देखना पड़ता है ना। फॉलोइंग प्रोसेस इज फॉलो टू डिटरमाइन द अमाउंट इन द एरियर्स। तो ये कुछ प्रोसेस दी हुई है, बेसिकली कुछ आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, बहुत आसान है। अगेन बोल रही हूँ, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है रटने की, बिना रटे ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। रटना नहीं, बार बार रटने की कोशिश, रटोगे तो उल्टा और भूलोगे, रटो मत। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो ये सब यूज करेंगे, तो आपको अप्लाई करते करते ये फॉर्मूले जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो करते करते ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिन शेयर को हम क्या करते हैं, पहले तो उनको इशू किया प्रो राटा कैटेगरी में, और प्रो राटा कैटेगरी में तो इशू करा, उसके बाद जब उनको फोरफिट कर लिया, तो अब दिक्कत क्या आती है कि जिसके शेयर को हमने फोरफिट करा उसने अप्लाई किया होगा, तो एप्लीकेशन मनी कुछ और के हिसाब से दी होगी, एप्लीकेशन मनी कुछ और आई होगी, और उसके बाद जब उस शेयर को अलॉट करा तो अलॉटमेंट मनी कुछ और रहती है, और अब उसको आपने फोरफिट कर लिया, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ रहती है। तो उनको सही करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नंबर 1, कुछ आप लोगों को क्या करनी है, प्रोसेस है आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहली प्रोसेस या सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को दिया है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इफ नॉट गिवन by the shareholders whose share are being forfeited applying the following formula। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है। यदि क्वेश्चन में अप्लाइड नहीं दिया, ये तो दिया है कि उस शेयर होल्डर को आपने अलॉट कितना किया है, ये तो दिया है, पर उसने अप्लाई कितना किया था यदि वो नहीं दिया, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वही फॉर्मूला दिया है कि यदि आपको शेयर्स के लिए उसने अप्लाइड कितना किया, यदि ये देखना है एक शेयर होल्डर ने अप्लाई कितना किया है, जिसके शेयर को आपने जब्त कर लिया है, फोरफिट कर लिया है ना। तो आपको फॉर्मूला क्या लेना है, टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। तो सबसे पहले क्या लोगे, टोटल शेयर उस प्रो राटा कैटेगरी में कितने अप्लाई किए थे, है ना। उसके बाद टोटल शेयर अलॉट कितने हुए हैं प्रो राटा कैटेगरी में, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए हैं, इस तरीके से करना होता है, राइट। ये फॉर्मूला है। उसके बाद यदि मैं बोलूं कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, यदि क्वेश्चन में आपको अलॉटेड नहीं दिया, अप्लाइड तो दिया है पर अलॉटेड नहीं दिया, तो यदि अलॉटेड निकालना है तो आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी, उस पूरी कैटेगरी में ही आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट करे हैं, डिवाइड कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी, उस कैटेगरी में आपने जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उन कैटेगरीज में उन्होंने कितना अप्लाई किया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर,
उस शेयर होल्डर ने पर्टिकुलरली कितना अप्लाई किया है। तो ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये अलग अलग शेयर होल्डर्स के लिए लगाते हैं जो जिनके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एबीसी नाम का कोई भी व्यक्ति है जिसके 100 शेयर फोरफिट हो रहे हैं और उसको ऑलरेडी प्रो राटा कैटेगरी पे उसको शेयर इशू करे गए थे, मतलब वो हो सकता है उसने 200 शेयर अप्लाई करे हो और कंपनी ने केवल उसको 100 शेयर दिए हो। तो इस कंडीशन में वो ऑलरेडी प्रो राटा में है और हम उसके शेयर को फोरफिट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमको बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चन में नहीं दी है, जैसे कि यदि आपको शेयर उसने अप्लाई कितना किया ये नहीं दिया तो ये फॉर्मूला है, और उसको अलॉट कितने किए यदि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूले से आप उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अभी सिर्फ फॉर्मूला देखो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ। एग्जाम्पल दूंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। एक बार हम एग्जाम्पल समझ लेंगे, उसके बाद यदि इन फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अभी जस्ट नॉर्मली देखो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है, कैलकुलेट टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एज अंडर। तो अब आपको क्या निकालना है, टोटल एप्लीकेशन मनी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से जो आपको रिसीव हुई होगी, क्योंकि वो प्रोराटा कैटेगरी है भैया, एप्लीकेशन मनी तो उसने ज्यादा ही दी होगी, क्योंकि जितना अप्लाई करते हैं उससे कम अलॉट होता है, यही तो प्रोराटा है। जितना अप्लाई करते हैं उससे यदि कम अलॉट होता है तो यही प्रोराटा कहलाता है, राइट। तो इस कंडीशन में आप पहले एप्लीकेशन मनी निकालो कि उसने अप्लाई करते टाइम एप्लीकेशन मनी कितनी दी। कैसे निकालोगे, उसने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया मल्टीप्लाई वो एप्लीकेशन मनी। जैसे कि उसने 200 शेयर के लिए यदि अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी यदि 2 रुपए थी तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 400। क्लियर, इस तरीके से। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स एज अंडर। तो अगर एप्लीकेशन मनी जो ड्यू है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू दैट शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो जितनी मनी आपकी क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड, तो जितने आपने शेयर उसको अलॉट करे। अब इसने भाई साहब ने फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि इसने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उस हिसाब से मैंने बोला एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज थी तो उसने अमाउंट दिया, कितना दिया, मान लो 400 दिया। अब उसको शेयर अलॉट कितने हुए हैं, तो मैंने बोला यार मैंने उसको सिर्फ 100 शेयर अलॉट करे, उस हिसाब से इसको कितनी मनी देनी चाहिए थी, 200 देनी चाहिए थी, है ना। तो एप्लीकेशन के टाइम उसने 400 दे दिए 200 शेयर के हिसाब से, पर देनी कितनी चाहिए, जितनी मैंने उसको अलॉट करे, तो मैंने 100 करे उस हिसाब से 200 देना चाहिए। अब कैलकुलेट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो अब एक्सेस कितनी हो गई, सिंपल है, जो एप्लीकेशन मनी आपने यहाँ रिसीव करी है उसमें से इसको माइनस कर दो तो एक्सेस निकल जाएगा। तो 400 माइनस 200 कर दो तो एक्सेस कितना निकल गया 200। तो ये 200 एक्सेस है एप्लीकेशन के टाइम का। क्या करेंगे, इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सिंपल है, इजी है, यही करना होता है, राइट। तो यही आपके स्टेप्स हैं बेसिकली। आप लोगों को सबसे पहले जो उसने एप्लीकेशन मनी भरी, एप्लीकेशन मनी पे करी है, जितने शेयर उसने अप्लाई करे थे उसके बेसिस पे, फिर जितनी एप्लीकेशन मनी उसको देनी चाहिए थी, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है वो पता लग जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया कैसे करना है, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का स्टेप्स कैलकुलेशन वाली। अभी जो फॉर्मूला बताया उसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी तो टेंशन मत लो, अभी वो भी हम देखेंगे, राइट। इज इट क्लियर, राइट। अब फिफ्थ स्टेप है क्या आपकी, कैलकुलेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एज डिडक्ट फ्रॉम it the excess application money step 4 the result is the amount in arrear on allotment। तो अब आप क्या देखोगे कि अलॉटमेंट में उसको कितना अमाउंट देना है। तो जैसे मैंने बोला मैंने उसको 100 शेयर अलॉट करे, 200 उसने अप्लाई किए थे पर मैंने 2 करे, मैंने कहा अलॉटमेंट की मनी 3 रुपए है तो इस हिसाब से उसको 300 देना चाहिए, 300 देना चाहिए, है ना, 300 देना चाहिए। तो मैंने वही किया, मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने 100 कैसे अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं 100 है। तो मैंने किया तो मुझे पता लग गया। अब इसमें से मैं डिडक्ट क्या करूं, अभी मैंने एक्सेस बताया था, एक्सेस कितना था 400 माइनस 200 मतलब इज इक्वल टू एक्सेस कितना था 200। तो ये एक्सेस है। अब इस एक्सेस को क्या करना है, डिडक्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन को, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है 200, अब इसको मैं इसमें से डिडक्ट कर दूंगी तो इसको मैं माइनस कर दूंगी। अलॉटमेंट के टाइम वो जो एक्सेस है इसको माइनस कर दूंगी, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इससे अलॉटमेंट के टाइम 100 रुपीज ही मांगूंगी,
जो भी ये शेयर होल्डर था XYZ, ठीक है। तो जो रिजल्ट है अमाउंट इन एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, तो अब ये जो है ये मुझे अलॉटमेंट में चाहिए। देखा जाए तो अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपए था, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर 100 थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 300 मुझे अलॉटमेंट में लेना था। पर क्योंकि मैं एप्लीकेशन के टाइम पे ऑलरेडी मैंने देखा मैंने उससे 400 ले लिए थे, लेना मुझे सिर्फ 200 था, तो एक्सेस एप्लीकेशन के अमाउंट में 200 था, तो उस एक्सेस 200 को मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो अब अलॉटमेंट में केवल 100 रुपीज ही लेना है। क्लियर, समझ में आया? ये स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसके नेक्स्ट वाली क्लासेस में, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट इज collected at the time of allotment, excess application money is first adjusted against share capital and thereafter against securities premium। बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हर बार क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई भी करते हैं। जब भी प्रीमियम यदि रहती है तो हम यही करते हैं कि यदि आपने क्या किया है अलॉटमेंट के टाइम पर, मतलब जो आपने एडजस्ट करा है एक्सेस मनी एप्लीकेशन की रहती है, उसको यदि आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हो, तो वही लिखा है कि शेयर जो आपने इशू करे यदि प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम अमाउंट है आपने जो कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उसके लिए जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, उसको सबसे पहले आप शेयर कैपिटल में एडजस्ट करना, और फिर यदि बचेगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट करना। मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, फिर बचे हुए को सिक्योरिटीज प्रीमियम में एडजस्ट करना, राइट। तो जितना भी आपका एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस अमाउंट है, सबसे पहले वो अलॉटमेंट में जाकर, मतलब शेयर कैपिटल के लिए एडजस्ट होगा, उसके बाद बचा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाकर एडजस्ट होगा। समझ आया? क्लियर हो गया, राइट। तो बस यही ध्यान में रखो कि जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी जो आपको एक्सेस में रिसीव हुई है, उसको सबसे पहले आप काय पर एडजस्ट करोगे, शेयर कैपिटल से, शेयर कैपिटल से, एंड देन रिमेनिंग यदि बचेगी तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप इसको एडजस्ट करोगे। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया भी है, यदि आप डेली क्वेश्चंस कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड, सेम यही टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया भी है। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस यही है कि यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो उसको एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल पे करो, एंड देन बचा हुआ आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में करोगे। क्लियर, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आगे देख लेते हैं, ये टेबल हमको दिया है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, कैलकुलेट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट एज फॉलो। तो आप लोग को एक, जो मैंने अभी तक बताया ना, एक ऐसे टेबल के फॉर्म में दिया है, तो कैसे आप पता लगा सकते हो कि जो आपका डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है ना, उसने क्या नहीं दिया, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, उसका अमाउंट जो ड्यू था उसने अभी तक नहीं पे किया, किसने, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने, किस पे, अलॉटमेंट पे। यदि उसको पता करना है आपको कि होता क्या है, शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा तो दे देते हैं खुशी खुशी, लेकिन जब बात आती है अलॉटमेंट की तो उसका पैसा नहीं दे पाते। लेकिन क्योंकि ये प्रोराटा है भैया, ये क्या है, ये प्रोराटा बेसिस पे अपन पढ़ रहे हैं, तो इस केस में होता क्या है कि एप्लीकेशन के टाइम पे ये लोग एक्सेस मनी दे देते हैं, तो एक्सेस मनी दे देते हैं, तो हम उस एप्लीकेशन पे आई हुई एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, राइट। अब क्या होता है, अलॉटमेंट का कुछ हमको एडवांस मिल जाता है एप्लीकेशन के टाइम में, इस तरीके से यदि देखें तो, लेकिन अब होता क्या है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं वो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं देते, है ना, मतलब जो बचा हुआ है, एडवांस तो दे दिया उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट का जो बचा हुआ है वो नहीं देते। तो वही हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उस हिसाब से एप्लीकेशन मनी दी है, पर अलॉट तो हमने उनको कम करा, क्योंकि यही तो प्रोराटा है भैया कि अप्लाई कुछ और किया जा रहा है, अलॉट उससे कम हो रहा है, दैट इज ओनली प्रोराटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, हालांकि ये बहुत सिंपल और बहुत इजी है ना। तो करना क्या है, कुछ नहीं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि अलॉटमेंट पे उसको कितना एग्जैक्टली अमाउंट देना था,
ठीक है। अब जैसे कि सपोज हम जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि जो उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं वो है 100 है, तो आपको लेना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, उसको टोटल 100 शेयर अलॉट करे गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है 100 शेयर्स अलॉट हुए हैं। अप्लाई कुछ और करे थे उसने, है ना, क्योंकि जब अप्लाई ज्यादा करे तभी तो अलॉट कम हुए। मान लो उसने 150 के लिए अप्लाई करा होगा, जब जाके उसको 100 अलॉट हुए हैं। उसमें क्या करना, अलॉटमेंट मनी पर शेयर, मैंने कहा अलॉटमेंट मनी पर शेयर है 3 रुपए, तो इस हिसाब से उसको अलॉटमेंट के टाइम पर कितना दे देना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 300, देखा जाए तो उसको अलॉटमेंट का 300 रुपए देना चाहिए, जो उसने नहीं दिया, है ना। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया है, किसका, अलॉटमेंट का, ठीक है। अब आगे देखो, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। तो जैसे कि सपोज मान लो एग्जांपल कि मैंने अभी क्या बोला, चलो ऐसा मान लो कि उसने 200 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, तब जाके उसको 100 शेयर मिले हैं, तो उसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे दे दी है, तो शेयर अप्लाइड माइनस शेयर अलॉटेड। शेयर अप्लाइड कितने हैं, मैंने बोला शेयर उसने 200 के लिए अप्लाई करा था, मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ 100 ही अलॉट करे, तो कितना हो गया 200 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, कितना हुआ 100। इसमें मैं मल्टीप्लाई काय का करूंगी, ये लिखा है भैया, मल्टीप्लाई करना है, काय का मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन मनी पर शेयर, एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो मैंने बोला भाई एप्लीकेशन की मनी 2 रुपीज थी, 2 रुपए थी पर शेयर के हिसाब से, तो मैं मल्टीप्लाई बाय यदि 2 कर दूं तो 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। तो भैया एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई 200, मुझे इसने 200 एक्सेस दे दिया एप्लीकेशन के टाइम पर, 200 इसने मुझे एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस दे दिया है। सो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। अब मैं देखूं अमाउंट देना कितना था और एडवांस कितना हो गया 200, तो अब बचा कितना, तो देखो दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 300 अलॉटमेंट में देना था, जिसमें से वो अलॉटमेंट के 200 तो एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे एडवांस दे चुका है, तो अब वो मुझे कितना देगा, माइनस कर दूंगी तो 100 रुपीज आएगा। दैट मीन्स अब वो मुझे सिर्फ 100 रुपए देगा, वो भी उसने नहीं दिए क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा ही तो नहीं दिया, है ना। एप्लीकेशन के टाइम पे उसने जो एक्सेस मुझे 300 रुपए दे दिए थे, नहीं ये एक मिनट, ये अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट है ना, तो इसे अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 300 रुपए देने थे, जिसमें से ये एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे 200 रुपए एडवांस एक्सेस दे चुका था। उस 200 रुपए को मैंने क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया, उसको जो एक्चुअल में अलॉटमेंट के 300 देने थे उसमें से जो एप्लीकेशन के टाइम पे उसने मुझे एक्सेस दे दिए 200 रुपए, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, तो मुझे क्या कितना मिला, माइनस कर दिया तो 100। दैट मीन्स 300 जो अलॉटमेंट के थे उसमें से अब वो सिर्फ 100 रुपए देगा, क्योंकि 200 एडवांस में वो एप्लीकेशन के टाइम दे चुका है, तो अब उसको सिर्फ अलॉटमेंट में 100 देना है जो उसने नहीं दिए, अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया ना, तो ये अमाउंट है ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। क्लियर, ये जस्ट एक एग्जांपल, मैंने आपको इमेजिनरी वैल्यूज बताई हैं, बट आपको ये चीजें यही करनी है। हालांकि हमने पहले भी करा है काफी क्वेश्चंस में। क्या करना होता है, सबसे पहले देख लो कि अलॉटमेंट के टाइम पर कितना अमाउंट एग्जैक्टली उसे देना है, वो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद देखो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना एक्सेस दे दिया, आपने बोला 200 उसने एडवांस दे दिया, एक्सेस दे दिया, तो मैं उस 200 को इस 300 में एडजस्ट कर दूंगी। तो अब अलॉटमेंट में से जब माइनस कर दिया तो देखा तो मैंने अब सिर्फ 100 रुपए उसको देना है, वो भी भाई साहब ने नहीं दिया। इज इट क्लियर, सिंपल सी कहानी है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को वो जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अब उसको और एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है। तो अपन थोड़ा पीछे चल रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, पीछे चलते हैं थोड़ा, ये अपन ने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये शुरू में ये फॉर्मूला देखा था। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, हालांकि क्वेश्चन में भी करेंगे, पर थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, है ना। मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला, पर एक एग्जाम्पल, मैंने कहा था लास्ट में एग्जाम्पल दूंगी, तो अब एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है। होता क्या है ना कि जब हम जो शेयर होल्डर डिफॉल्टिंग निकल जाता है या जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा एप्लीकेशन का देने के बाद के पैसा जो नहीं देता है, उसके शेयर को हम फोरफिट तो कर लेते हैं मगर वो निकल जाते हैं प्रोराटा वाले। तो उस केस में हमें क्या पता लगाना होता है, या तो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था ये पता लगाओ, है ना, उसको पता लगाना है। यदि तो हमको अप्लाई ढूंढना है, एक शेयर होल्डर का ढूंढना है, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने जो डिफॉल्टर निकल गया,
एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जो डिफॉल्टर निकल गया, उसने कुछ शेयर के लिए अप्लाई करा होगा और मुझे वही नहीं पता क्वेश्चन में कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। ये तो पता है मुझे, क्वेश्चन में ये तो दिया है कि मैंने उसे कितने अलॉट करा। अब चलो थोड़ा अपन स्टार्टिंग से कहानी समझ के चलते हैं, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनेंगे मेरी बातों को तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज करिए स्टूडेंट्स की एक कंपनी है, ठीक है। इसने क्या किया है, मान लो इसने इशू करे हैं शेयर्स, कितने, मान के चलो 10,000, 10,000 शेयर को कंपनी ने इशू करा है। अब लोगों ने इसको सब्सक्राइब कितना कर लिया, यदि मैं बोलूं इनकी सब्सक्राइब्ड कितनी हो गई, सब्सक्राइब कितने हुए, सब्सक्राइब्ड शेयर कितने हो गए, तो एक्सेस हो गए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इन्होंने सिर्फ 10,000 शेयर इशू किए थे और लोगों की जो एप्लीकेशन आई है या जो सब्सक्राइब हुआ है वो हुआ है भैया 18,000। एप्लीकेशन है, नॉट सब्सक्राइब, वेट। लोगों ने इसके लिए क्या किया है, अप्लाई किया है, अप्लाइड शेयर, ठीक है। 10,000 शेयर में से लोगों ने 18,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, ये कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। लेकिन अगेन कंपनी ने 10,000 यदि इश्यू करे हैं तो वो 10,000 तक ही कर सकती है, उससे एक्सेस में नहीं करेगी। तो अब इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स कंपनी ने क्या किया, इस 18,000 में से कंपनी ने जो 3,000 शेयर हैं, 3,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट एंड रिफंड, ठीक है। रिजेक्ट करके उनका पैसा कंपनी ने वापस कर दिया, रिजेक्ट और रिफंड कर दिया। अब बचे कितने, यदि 18,000 में से मैंने 3,000 रिजेक्ट कर दिए तो अब मेरे पास कितने बचे हैं, 15,000, है ना। अब इसमें से मेरे पास मात्र कितने बचे, 15,000 बचे। अब इन 15,000 में कंपनी ने क्या सोचा कि अब इसमें हम प्रोराटा लगा देते हैं, है ना। मतलब जिन्होंने जितना शेयर मांगा उसको थोड़ा थोड़ा कम देंगे, तो 10,000 जो एप्लीकेशंस आई है उन पे पूरा 15,000 शेयर हम अलॉट कर देंगे, राइट। तो कंपनी ने इन 15,000 शेयर्स पे क्या कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट लगा दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट लगा के इन 15,000 शेयर्स को क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। यहां तक की कहानी समझ आ गई। ये जनरली होता है और हमने देखा भी है, ये बहुत जनरल सी कहानी है। अब क्वेश्चन में कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। क्वेश्चन में ऐसे आपको कुछ भी ऐसी कहानी देके रखेंगे कंपनी के बारे में और आपको बोलेंगे एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है। मान के आपको ऐसा बोलेंगे कि आप मान लो एक क्या है, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है चिंटू, ये मैं बना देती हूँ भैया चिंटू, है ना। कौन है ये, चिंटू। अब क्वेश्चन में दिया है, ये सब मैं बता रही हूँ कि सब क्वेश्चन में दिया है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि चिंटू को जो कंपनी है उसने टोटल मान के चलो 80 शेयर अलॉट करे हैं। कितने, चिंटू को कंपनी ने टोटल 80 शेयर्स अलॉट किए हैं, है ना। और एक शेयर का प्राइस यदि मैं बोलूं, सपोज करो एक जो शेयर है वो है 100 रुपीज का, 100 रुपीज का एक शेयर है। कंपनी पैसा कैसे मांग रही है भैया, एप्लीकेशन पे कंपनी बोल रही है 4 रुपए दे दो, है ना, 3 रुपए 4 रुपए जैसा भी आपको लगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पे मांग रही है और अलॉटमेंट में भी मांग रही है कंपनी थोड़ा पैसा, और मान लो फर्स्ट कॉल में भी मांग रही है, ठीक है। तो ये सपोज कर लो 3 रुपए, ये 4 रुपए, कितने हो गए, 7 हो गए, और ये मान लो यहाँ पे भी 3 रुपए। तो इस तरीके से कंपनी ये 10 रुपए इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। अब एक चिंटू है जिसको कंपनी ने 80 शेयर्स अलॉट करे थे, इसने एप्लीकेशन की मनी तो दे दी पर इसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, ठीक है। ये क्या हो गया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, समझ रहे हो। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, एप्लीकेशन की दे दी, अलॉटमेंट की नहीं दी। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आपको ये सारी चीजें दे के रखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ ताकि ये फॉर्मूला यूज करने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना। तो एकदम जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है वैसा बता रही हूँ। तो चिंटू ऐसे क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे चिंटू एक शेयर होल्डर है आपका, है ना। चिंटू कौन है, एक आपका शेयर होल्डर है।
जिसको 80 शेयर अलॉट करे गए थे उसने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो अब आपको बोलेंगे कि कैलकुलेट करो कितना अमाउंट इसका फोरफिट हो रहा है। ये सारी चीजें आपको बोल के रखते हैं और आपको जर्नल एंट्री करनी होती है बेसिकली। तो अब भैया सवाल ये उठता है कि हमको मालूम है कि प्रोराटा लगा है इसकी, ये प्रोराटा कैटेगरी में है, 15,000 शेयर जो हुए हैं वो प्रोराटा कैटेगरी में हुए हैं। अब हमें तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इसने जो, अब बेसिकली इस क्वेश्चन में होता क्या है कि फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब क्योंकि ये प्रोराटा वाला है तो आपको मालूम है जब भी प्रोराटा लगता है, जब भी प्रोराटा लगता है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में शिफ्ट हो जाती है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपकी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाती है। तो इसके साथ भी यही हुआ होगा क्योंकि ये भी प्रोराटा कैटेगरी का ही है। कंपनी ने जो पूरे 15,000 शेयर्स अलॉट करे वो प्रोराटा कैटेगरी में ही करे हैं। तो इसका मतलब ये भी जो एक शेयर होल्डर है ये भी प्रोराटा वाला है। अब इसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये प्रोराटा वाला है तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस दिया होगा, ज्यादा दिया होगा और वो ज्यादा इसका अलॉटमेंट में आया होगा। तो वही पता लगाना है कि अलॉटमेंट का जो ज्यादा इसने पहले ही दे दिया ना एक्सेस, कंपनी उसको फोरफिट कर लेगी। तो अब वही पता लगाना है कि अलॉटमेंट का कितना पैसा जो एप्लीकेशन पे मिल चुका था कंपनी ने वो फोरफिट कितना करा और कितना है जो इसने नहीं दिया, ये पता लगाना होता है। तो अब ये तो जब भी पता लगेगा ना जब हमको ये पता लगेगा कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। अब क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में केवल इतना दिया है कि सिर्फ इसको 80 शेयर अलॉट करें, ये अकेला दिया है क्वेश्चन में। ये नहीं दिया कि इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था। तो यही ढूंढने के लिए, समझ रहे हो आप क्यों ढूंढना है वो, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। और कहीं ना कहीं ये कौन सी कैटेगरी का है आपको मालूम है, ये कौन सी कैटेगरी का है भैया, ये है प्रोराटा कैटेगरी का। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी का है, ये प्रोराटा कैटेगरी का ही मेंबर है। और क्योंकि प्रोराटा लगा है तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसने जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन की जो मनी दी होगी उसको आपने क्या किया होगा, एडजस्ट किया होगा, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, है ना। जो इसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी होगी उसको आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करा होगा। तो कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट का जो एक्सेस मिल गया वो आप फोरफिट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। अच्छा, जो आपको अलॉटमेंट का एडवांस मिला है कंपनी उसको क्या करती है, फोरफिट। ठीक है, कंपनी उसको फोरफिट करती है और जो रिमेनिंग अलॉटमेंट का रहेगा वो अनपेड रह जाता है ना। जो आपका रिमेनिंग रहेगा, एडवांस जो अलॉटमेंट का था वो कंपनी फोरफिट कर लेती है और जो रिमेनिंग अलॉटमेंट का पैसा रहता है वो क्या रहता है, नॉट पेड रहता है। ठीक है, तो यही पता लगाना है हमें यही पता लगाना है कि कितना इसने एडवांस था जो फोरफिट, इसका जो कितना एडवांस था जो कंपनी फोरफिट कर रही है और कितना इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का जो इसने एडवांस एप्लीकेशन के टाइम दे दिया कंपनी उसे फोरफिट कर लेती है और जो इसने नहीं दिया अलॉटमेंट का बचा हुआ वो नॉट पेड रह जाता है, वो नहीं मिला कंपनी को। तो अब यही पता करना है। ये पता लगाने के लिए मुझे ये तो पता करना पड़ेगा कि इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा जो क्वेश्चन में नहीं दिया। तो इसी के लिए ये फॉर्मूला है भैया, ये वाला। Calculate total number of share applied by the shareholder whose share being forfeited। तो जिस एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर, जैसे मैंने बताया चिंटू के शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं क्योंकि इसने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो कंपनी इसको फोरफिट कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंपनी इसको फोरफिट करना चाहती है ना। कंपनी इसको क्या करना चाहती है, फोरफिट। तो अब इसके लिए यदि मुझे पता लगाना है कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर का, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो अब मैं इसको फॉर्मूले को पुट करके बताती हूँ। तो देखो, यदि मुझे पता करना है कि जो चिंटू है इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाइड यदि मुझे पता लगाना है तो सबसे पहले क्या करना है, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रही हूं, टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। तो प्रोराटा कैटेगरी में आपने कितने शेयर अप्लाई करे हैं, प्रोराटा कैटेगरी में कितने शेयर अप्लाई हुए हैं। तो कितने शेयर अप्लाई हुए बताओ जरा, कितने शेयर अप्लाई हुए हैं, क्वेश्चन देखो ये सब सामने है, कितने शेयर के लिए अप्लाई हुआ है, प्रोराटा कैटेगरी का बोल रही हूं मैं। तो देखो प्रोराटा कैटेगरी में कितने शेयर अप्लाई है, 15,000।
प्रोराटा में आप कितने कर रहे हो, 15,000 अप्लाई कर रहे हो, है ना, मैंने लिखा है ये 18, तो भैया ये प्रोराटा कैटेगरी में नहीं है, ओवरऑल जो अप्लाई हुआ है ये वो है ना। टोटल मुझे बताओ कि प्रोराटा कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई या कितने शेयर के लिए अप्लाई हो रहा है, 15,000, तो मैं ये 15,000 ले लूं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये 15,000 ले लूंगी। डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना है टोटल शेयर अलॉटेड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। अब टोटल में अलॉट कितना कर रही हूं, तो अलॉट जितना उतना ही कर सकते हैं जितना कंपनी इशू करती है, जितना कंपनी इशू करती है कंपनी उतना ही अलॉट करती है, उससे ज्यादा अलॉट नहीं करती, समझ रहे हो आप, जितना कंपनी इशू करती है उससे ज्यादा कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। तो यहाँ कंपनी कितना इशू कर रही है, 10,000, और देखा जाए तो इन प्रोराटा कैटेगरी जो 15,000 की है जिसपे कंपनी ने क्या किया, ये अप्लाई किया है, प्रोराटा कैटेगरी में अप्लाई किया, और इसको कंपनी अलॉट उतना ही कर सकती है जितना कंपनी इशू करती है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है। तो कंपनी अलॉट कितना करेगी, मात्र 10,000। हमने देखा है ना, जितना कंपनी इशू करती है उतना ही अलॉट कर सकती है, भले वो प्रोराटा में भी कर रही है तो भले 15,000 है पर उसमें भी अलॉट केवल 10,000 करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर यहाँ पे हमको लिखना है अंडर प्रोराटा कैटेगरी कितने हो गए, 10,000, ये आपको लेना है। इसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर, उस एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को मैंने कितना अलॉट किया है जो मुझे क्वेश्चन में दिया है ना, मैंने उस एक शेयर होल्डर को कितना अलॉट किया है, 80 शेयर अलॉट करे, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 80। तो अब मुझे इनसे इनको कैलकुलेट करने से पता लग जाएगा कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो अब जरा कैलकुलेट करके बताओ उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था। तो कि 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10 और 2 1 2, 2 4 8 और 4 3 12, मतलब 120। कितने हो गए, 120 हो गए। इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, समझ रहे हो अब आप, इस चिंटू ने 120 शेयर के लिए अप्लाई करा था, जब जाके इसको 80 शेयर अलॉट हुए थे, समझ आ गया। इस तरीके से हमको निकालना पड़ता है कि कितने शेयर अप्लाई किए गए। अब मुझे पता लग गया इसने अप्लाई 120 के लिए किया, तो अब जो एप्लीकेशन मनी आई थी क्या वो 80 के हिसाब से आई थी या 120 के हिसाब से आई थी। चिंटू ने कितने के हिसाब से एप्लीकेशन भरी होगी, एप्लीकेशन की मनी जितना उसने अप्लाई करा उसके हिसाब से मनी दी होगी। तो अब यदि मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि उसने एप्लीकेशन मनी टोटल कितनी मुझे दी, तो आप मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी, बताओ जल्दी, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। यदि मैं अब आपसे पूछ रही हूं यहाँ पे ये सवाल, तो अब आप मुझे आंसर दो फटाफट से। और चिंटू ने कितने टोटल कितना एप्लीकेशन मनी दी होगी, कितना उसने अमाउंट पे किया होगा, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ अमाउंट। चलो या फिर पीछे चले यार, उधर चलते, इधर जगह फुल हो गई, अपन यहाँ चलते हैं। चलो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, तो अब इसने मुझे एप्लीकेशन में कितना दिया होगा, जितने के लिए इसने अप्लाई करा, 120 के लिए, 120 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 120 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितनी है। तो मैंने एग्जांपल में आपको बताया एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, तो 3 रुपए के हिसाब से इसने पे किया होगा। क्लियर, समझ गए। तो ये कितना हो गया 360, राइट। इट मीन्स इसने 360 रुपीज मुझे दिया था 120 शेयर के हिसाब से, 3 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन मनी इसने मुझे इतनी दी थी। इज इट क्लियर। लेकिन यदि देखा जाए तो कैसे इतना देना था, नहीं, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी होगी तो वो आप मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी, भाई एक्चुअली एप्लीकेशन मनी इसको देनी कितनी चाहिए, जितने शेयर इसको अलॉट हुए हैं उस हिसाब से मनी देनी चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, इसको हुए भैया 80 शेयर अलॉट। उस हिसाब से यदि देखें, उस हिसाब से यदि देखें तो इसको केवल 240 रुपए मुझे देने चाहिए एप्लीकेशन के टाइम में, और इसने दे कितने दिए, 360 दे दिए। सो कैन यू टेल मी, आप मुझे बता सकते हो कि इसने एप्लीकेशन के टाइम में कितना एक्सेस दे दिया, कितना मुझे ज्यादा दे दिया या कितना मुझे एडवांस दे दिया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे एक्सेस मनी कितनी मिली है, तो भैया 360 माइनस 240 कर दूंगी मैं।
360 माइनस 240 कर दूंगी तो मुझे आराम से पता लग जाएगा कि मुझे एक्सेस मनी जो मिली है वो कितनी मिली है, 120 रुपए। ठीक है, तो 120 जो है ये एक्सेस मनी है। अब इस एक्सेस मनी का क्या करते हैं हम, अचार तो नहीं डाल सकते है ना, इस एक्सेस मनी का क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देते हैं हम अलॉटमेंट में। तो ये जो एक्सेस मनी आई है इसको मैं क्या करूंगी, एडजस्ट कर दूंगी, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। समझे या नहीं समझे, सिंपल सी कहानी है, इस पूरे चैप्टर में यही है, इस पूरे चैप्टर में यही है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन की मनी आई है, ठीक है, अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम इसने इतना दे दिया जो उसको नहीं देना था, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी इसको इतनी देनी चाहिए थी, तो एडवांस एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे इससे 120 रुपए मिल गए, एडवांस मिल गए, जिसको मैं क्या करूं, एडजस्ट कर दूं अलॉटमेंट में, एडजस्ट कर दूं। तो अब मुझे ये बताओ कि अलॉटमेंट में ये मुझे कितना पैसा देगा। यदि हम देखें तो अमाउंट रिसीव्ड या फिर अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में से कितना देना चाहिए, तो इसको मैंने कितने शेयर अलॉट करे, 80 शेयर अलॉट करे। अलॉटमेंट की मनी कितनी है तो मैंने यहां लिखी हुई है, देखो अलॉटमेंट की कितनी मनी है, 4 रुपए पर शेयर। दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, है ना, अलॉटमेंट की मनी पता लग जाएगी कि अलॉटमेंट की कितनी मनी रहेगी, राइट। तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से कितना निकल के आएगा, बताओ। अब जितना भी आपका इसका आंसर आएगा उसमें से आप क्या करोगे, जो इसको एग्जैक्टली रिसीव होना चाहिए था, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जितना हमें अलॉटमेंट में इस पर्टिकुलर व्यक्ति से रिसीव होना चाहिए उसमें से अब आप क्या करोगे, जो एडवांस मिल चुका है 120 उसको माइनस कर दोगे। क्लियर, यही करना है, यही होता है आपका प्रोराटा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसका यही पता लगाना होता है कि भैया उसने अप्लाई कितने के लिए किया, उसमें से एक्सेस कितना हो गया, एग्जैक्टली उसे अलॉट कितना किया गया, और उसमें भी फिर कितना हमने फोरफिट कर लिया, और कितना है जो उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया। समझ में आया, आ गया बढ़िया तरीके से। तो अब बताओ फिर अपन कहां तक पहुंच गए थे, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो बताओ भैया अलॉटमेंट में आप कितना पैसा आपको रिसीव होगा, बताओ कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 32, राइट। दैट मीन्स 320 आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे 320 रिसीव होना चाहिए, है ना। कायदे से अलॉटमेंट पे मुझे इतना मिलना चाहिए, पर देखो ना एडवांस इतना मिला है जिसको मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगी। तो अब हमें क्या करना है, एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एप्लीकेशन की जो ये देखो, ये एप्लीकेशन की एक्सेस मनी है जिसको मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगी, मतलब ये जो एक्सेस है कितना 120 मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लेस, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको माइनस करना है, रुको इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, मैं इधर खसका दूं भैया, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी लेस, ठीक है ना। अमाउंट अलॉटमेंट में जितना रिसीव होना चाहिए उसमें से माइनस कर दो, एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन की है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब इससे सिर्फ और सिर्फ मैं कितना लूंगी, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो भैया ये 0 और ये 2। अब मैं इससे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में कितना लेना चाहिए, मुझे केवल 200 रुपए देना चाहिए। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अपन क्वेश्चन देखें, जो मैंने आपको एक इमेजिनरी क्वेश्चन बताया है कि ये क्या कर रहा है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये अलॉटमेंट मनी भी नहीं दे रहा है। तो अब अलॉटमेंट की कितनी मनी हो गई, अब अलॉटमेंट की कितनी मनी हुई, 200 रुपए, जो भी ये क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो ये जो अब इसको अलॉटमेंट मनी है इसने ये भी नहीं दी, तो ये अपन को पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, मालूम है। देखा जाए तो इसने मुझे इतना पैसा नहीं दिया है ना, लेकिन उसमें से 120 तो मुझे एडवांस मिल गया, तो अब इस 120 को मैं फोरफिट कर लूंगी। जो एडवांस मिल गया मुझे अलॉटमेंट का, इसने जो एप्लीकेशन के टाइम दे दिया, मैं इसको फोरफिट कर लूंगी। और जो इसने मुझे नहीं दिया क्या नहीं, 200 नहीं दिया, तो इस 200 को मैं ये शो करूंगी कि भैया मुझे इससे एप्लीकेशन पे टोटल 200 नहीं रिसीव हुआ, और जो एडवांस में रिसीव हो गया 120, इसको मैं फोरफिट कर लूंगी। क्या कर लूंगी, फोरफिट कर लूंगी। और ये जो अमाउंट है ये क्या है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ये जो 200 रुपए ये मुझे रिसीव नहीं हुआ है।
समझ में आई भैया कहानी? जितनी कठिन लग रही थी उतनी ही आसान है। क्लियर? समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके से? इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये समझ आ गया। बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब देखो इसको याद करने की ट्रिक। अच्छा एक और बचा है, नीचे वाला और समझ लो, ये भी बहुत आसान है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड। अब यदि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे अप्लाइड नहीं दिया था, अलॉटेड दिया था, इस वाले फॉर्मूले में जब हमने इसको यूज किया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। यदि क्वेश्चन में आपको अलॉटेड नहीं दिया हो, सॉरी अलॉटेड दिया हो, जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था बेसिकली उसमें दिया था क्वेश्चन में, है ना, ये मैंने आपको एक इमेजिनरी क्वेश्चन बताया था जहां पर हमको दिया था कि उसको अलॉट कितने किए हैं, 80 शेयर्स। तो हमने क्या ढूंढ लिया कि भैया अप्लाई कितने करें। अब क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा घुमा भी देंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन में यदि आपको ये दिया हो, ये कि उसको अप्लाई, उसने जो अप्लाई किया 120 किए, ये यदि दिया हो, और ये नहीं दिया कि उसने 80 शेयर के लिए, उसको 80 शेयर के लिए अलॉट किया, मतलब घुमा, मतलब ऊपर नीचे यदि चीज हो गई हो, दोनों में से कोई एक ही देंगे, या तो अलॉटेड देंगे तो अप्लाइड इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेना, और यदि अप्लाइड दिया है और अलॉटेड नहीं दिया तो उसका भी भैया फॉर्मूला है। तो यदि आपको अलॉटेड निकालना है कि उसको कंपनी ने कितना अलॉट किया है, तो बहुत आसान है। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू, जस्ट वेट एंड वॉच। तो उसके लिए क्या करना है, यदि आपको अलॉटेड निकालना है, उस एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कितना आपने अलॉट किया है, तो उसके लिए आप क्या करो, टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। तो उस पर्टिकुलर जो प्रो राटा कैटेगरी है उसमें कितने शेयर अलॉट हुए हैं, कितने शेयर अलॉट हुए हैं, कितने अलॉट हुए हैं, टोटल 10,000 ही। देखो हमेशा याद रखना, कंपनी जितना इशू करती है उतना ही अलॉट कर सकती है ना। तो कंपनी ने 10,000 इशू करे तो कंपनी कितना अलॉट कर सकती है, केवल 10,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं कंपनी ने प्रो राटा कैटेगरी में कितने, 10,000। उसके बाद आपको डिवाइड कैसे करना है, टोटल शेयर अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। तो उस प्रो राटा कैटेगरी में अप्लाई कितने हुए, 15,000 हुए, है ना। 18 में से 3 को तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, अब अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं उसमें, 15,000, राइट। तो मल्टीप्लाई 15,000 कर दो, इनटू कैसे करना है, तो यहां देखो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर। क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है, अलॉटेड ढूंढना है ना, तो अप्लाइड दिया है, तो उस एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने अप्लाई कितना किया है, सपोज क्वेश्चन में 120 आपको दिया है अप्लाइड, तो मल्टीप्लाई कर देना 120 से। आपको ये ढूंढना है, ठीक है, ये नहीं पता आपको, अभी अलॉटेड नहीं दिया, अप्लाइड दिया 120। तो अब आप इस फॉर्मूले से ढूंढोगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 के टेबल से चला जाएगा, 5 से भी जा सकता है, तो 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3 और 3 4 12, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8, मतलब 80 आ गया, 80 आ गया, 4 2 8 80। दैट मीन्स उसको कितने शेयर अलॉट हुए, 80 हुए, और वही है ना। तो बस यही फॉर्मूला सिंपल से आपको यूज करना है। कहानी बहुत सिंपल है। यदि अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड ढूंढ लेना, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, और यदि अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड ढूंढ लेना, इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा। क्लियर? सिंपल है, जितना टफ लगता है ना उतना है नहीं, बहुत सिंपल, बहुत इजी सी कहानी है। बस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीजें होंगी, और ये फॉर्मूले दोनों ही बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत ही प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं। अब इसको याद करने का तरीका और सीख लो, है ना, कैसे ये फॉर्मूला हम याद रखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं। यदि आपने ये सीख लिया, कहानी फिर क्लियर है। अब देखो, सबसे पहली बात, यदि आपको क्या देखना है, अप्लाइड, यदि अप्लाइड ढूंढना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या ले लो, पूरे उस कैटेगरी में कितने अप्लाई हुए वो ले लो, उसके बाद अलॉटेड कितने हुए वो ले लो। अप्लाइड ढूंढना है तो पहले अप्लाइड लो, ठीक है, अप्लाइड, फिर अलॉट और अलॉट, ठीक है। अप्लाइड ढूंढना है ना, तो पहले अप्लाइड देखो ओवरऑल प्रो राटा कैटेगरी में, फिर अलॉटेड देखो, और फिर उसको कितने अलॉट किए वो लिख लो, ठीक है। तो कैसे याद करना भैया, अप्लाइड ढूंढना है तो पहले अप्लाइड, फिर अलॉट, ठीक है, राइट। और ये भी याद रखना कि अप्लाइड पूरी कैटेगरी में कितने हैं, अलॉट पूरी कैटेगरी में कितने हैं, और अलॉट उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के कितने हैं। अब उसके बाद यदि आपको अलॉटेड ढूंढना है कि उस एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कितना अलॉट किया है, तो अलॉट, तो यहां भी अलॉट, तो पूरी कैटेगरी में कितना अलॉट हुआ, डिवाइड उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, सॉरी हाँ, उस पूरी प्रोराटा कैटेगरी में अप्लाइड कितना हुआ, और उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को अप्लाई कितना हुआ, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, अप्लाई, अप्लाइड, अलॉट, अलॉट,
ठीक है। और यहाँ पे अलॉट यदि ढूंढना है तो अलॉट, अलॉट, अप्लाइड, अप्लाइड, जो मतलब जो चीज ढूंढनी है पहले वो लिखो, फिर जो अपोजिट है वो लिख दो, और उधर भी जो अपोजिट है वो लिख दो, है ना। जैसे कि एक शेयर होल्डर को कितना अप्लाई किया ये ढूंढना है, तो ओवरऑल में कितना अप्लाइड है, ओवरऑल में कितना अलॉटेड है, और उसको पर्टिकुलर को कितना अलॉटेड है, ठीक है। और यदि पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर को कितना अलॉटेड है ये देखना है, तो पूरी प्रोराटा कैटेगरी में कितना अलॉटेड है, फिर पूरी प्रोराटा कैटेगरी में कितना अप्लाइड है, और उस पर्टिकुलर को कितना अप्लाइड है। सिंपल है बस, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करोगे बार बार, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं, अगेन कह रही हूँ रटना नहीं है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, रटना बिल्कुल नहीं, बस एक ट्रिक है जो समझ लो बस। क्लियर, समझ आया, सिंपल है। प्रोराटा कैटेगरी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, राइट। तो बस यहाँ पे हमने ये देखा कि यदि जो शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाते हैं, है ना, जिनके शेयर को हम फॉरफिट कर लेते हैं, और यदि वो प्रोराटा कैटेगरी के निकल जाएं, तो कैसे आप चीजों को आइडेंटिफाई करोगे कि उसने अप्लाइड कितना किया था या उसने अलॉट कितना किया गया, ये यदि फाइंड करना है तो ये दोनों आपके फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। फॉर्मूले की पूरी कहानी मैंने आपको बता भी दी है, क्वेश्चन में मतलब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, राइट। तो बस यही है वो पूरी कहानी आप लोगों की, है ना। इसके आगे की तो सिंपल कहानी है, यदि ये फाइंड कर लिया तो फिर ये मैंने आपको बता ही दिया है, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव होनी थी, ये सब मैंने आपको अभी जो कहानी से समझाया ये वही है ना, ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, यहाँ पे जो समझाया है ना, यही बताया कि यदि आपने एक बार ये देख लिया, कहाँ गया भैया, देखो हाँ, यदि आपने इस फॉर्मूले से पहले अप्लाइड और अलॉटेड ढूंढ लिए, है ना, आपने क्या किया है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अप्लाइड या अलॉटेड ढूंढ लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, तो अब इसके बाद आपको फॉर्मूले के बाद टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, तो टोटल एप्लीकेशन मनी आप देख लो कितनी रिसीव हुई है ना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमको क्या देखना है, एप्लीकेशन मनी जितनी आपको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जितने अलॉट किए उतनी मिलनी चाहिए, तो वो हमने देखी कि एप्लीकेशन मनी उसकी इतनी मिलनी चाहिए थी। उसके बाद क्या देखेंगे हम, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो गई है, तो वो मैंने आपको बताई दी, वो मैंने आपको बताई कि एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो गई है, तो भैया एप्लीकेशन मनी एक्सेस कितनी है, तो ये बताई मैंने, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, इतनी रिसीव हुई है, अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड, है ना, तो एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एज नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितनी मिलनी चाहिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम क्या करेंगे, जितनी मिलनी चाहिए थी उससे माइनस करेंगे, वो सारी चीजें हमने करी दी है यहाँ पे, राइट। तो पहले आप देख लो एप्लीकेशन उसने कितनी दी, मिलनी कितनी चाहिए थी, दोनों में डिफरेंस देख लो, एक्सेस कितना है, फिर अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए, जो एक्सेस है उसको माइनस कर दो, जो मिलेगा वो आ जाएगा कि कितना अलॉटमेंट में नहीं रिसीव हुआ, कितना उसने नहीं दिया, और जो दे दिया एडवांस एप्लीकेशन के टाइम उसको कंपनी फॉरफिट कर लेगी। समझ आ गई कहानी, यही वो पूरा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आपकी स्टेप्स लिखी हुई हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से पता लगा लोगे कि कितना अलॉटमेंट का ड्यू रह गया है ना, कितना आपका जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो कितना ड्यू रह गया है, जो हमने अभी फॉर्मूले में यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा तो कितना है 200। क्लियर, तो वो जो पूरी स्टेप्स हैं ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करवा दी, राइट। चलिए, तो बस यही है बेटा, इसके आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, है ना। ये अपन ने देख लिया, ये तो बहुत ही आसान है, मैंने समझा ही दिया है, वही स्टेप्स है ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताई। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा देखो, अब ये जो हो गया ना अपना पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना कैसे भी करके, पर इस चीज को याद रखना। डन, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, और चाहो तो इसका भी ले लो। डन, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बस इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, आपको याद रखना है क्या, कि यदि जिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रही है, उसने यदि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और यदि वो प्रोराटा कैटेगरी का है, यदि वो प्रोराटा कैटेगरी का है, तो समझ जाना कि यदि उसको 80 शेयर अलॉट हुए हैं तो उसने अप्लाई कुछ और किया होगा, अप्लाई ज्यादा किया होगा, क्योंकि प्रोराटा में यही होता है ना, अप्लाई शेयर होल्डर ज्यादा करता है और उसको अलॉट कम किए जाते हैं। दिस इज ओनली प्रोराटा, कि यदि प्रोराटा लगा है तो मतलब उसने अप्लाई ज्यादा किया होगा, अलॉट कम हुआ है। तो समझ जाओ, यदि वो डिफॉल्टर शेयर होल्डर निकल गया और उसने यदि मतलब अलॉटमेंट
मनी नहीं दी और उसके शेयर को यदि कंपनी फोरफिट करना चाह रही है, और यदि उसने 80 शेयर के लिए अलॉट किया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि यदि उसने 80 शेयर के लिए क्या किया है, सॉरी 80 शेयर उसको यदि अलॉट हुए हैं, तो समझ जाना उसने अप्लाई कुछ और करे होंगे, और एप्लीकेशन मनी भी फिर उसने उसके हिसाब से ही दी होगी जितने उसने अप्लाई करे हैं। ये तो उसको बाद में अलॉट हुए हैं, एप्लीकेशन तो उसने जो जितने उसने अप्लाई करे उस हिसाब से पे करी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो उसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट से, जो अलॉटमेंट एडवांस में मिल गया उसको फोरफिट कर लो, जो रिमेनिंग अलॉटमेंट है वो नॉट पेड हो जाता है। क्लियर, सिंपल बेटा, बहुत आसान कहानी है। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। यदि ये समझ आ गया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। कहीं कोई भी डाउट है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, ठीक है, आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स है भैया। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कहीं भी कोई चीज है कि मैम ये कैसे वो कैसे, तो जल्दी से कॉमेंट्स में लिख दो। मैं आज नहीं तो कल आपके कॉमेंट्स को डेली पढ़ती हूँ, डेली आप लोग के डाउट्स देखती हूँ कि किसके क्या डाउट्स है, और फिर उनका जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको लिख कर टाइप करके वहां पे दे दूंगी, राइट। तो यदि डाउट है सो पूछ लिया करो, राइट, ओके। तो चलिए फिर आज का सेशन हो गया भैया यहीं ओवर। इतनी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें थी पर इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो अब जो आज समझा इसके मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊंगी, मतलब जो अगली क्लास रहेगी मैं इसी से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो आप लोग प्रिपेयर होकर आइएगा, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, जो पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले को मतलब याद नहीं करना है, लिख लेना। जिस कॉपी में आप मेरे साथ क्वेश्चंस करते हो उस कॉपी में एक बार फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि अब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें वो फॉर्मूला आपका यूज होगा, राइट। तो फॉर्मूला लिख लेना, रिवाइज कर लेना, जो भी पढ़ा है अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। सो स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ डेली क्लासेस में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स 100% फ्री एज वेल एज बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन, राइट। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को जाकर के देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चाहो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमें फॉलो जरूर कर सकते हो, राइट। तो कर भी लेना भैया फॉलो, राइट। और हाँ, यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए भैया, यदि अवेल करना है तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बस आपको जाकर के चेक करना है, ओके। तो फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जो पढ़ा उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल करके, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।